वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु बोर्ड के क्लास 11th के एक चैप्टर द गुप्ताज के बारे में। चूँकि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन तमिलनाडु बोर्ड से आते हैं, इसलिए इस बुक को कंप्लीट हमारे चैनल पर करवाया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वॉल्यूम 1 का द गुप्ताज, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी गुप्ताज कब आए, कैसे आए, उनका सोर्स क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो जो गुप्ता एम्पायर है वो कब आया, तो मौर्य एम्पायर के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम आए, राजा घराने आए, जो समय था 300 से 700 ईस्वी का। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राज आए और ख़त्म हो गए। उसके बाद गुप्त किंगडम का उदय हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य आया, ठीक है, और उसने पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, यानी उसने इंडियन कॉन्टिनेंट को एक करने का काम किया। अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट लाने की बात की गई, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसको आपको याद रखना है, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का जो है उदय यहीं से देखने को मिलता है। यानी सामंतवाद इससे पहले नहीं था, लेकिन सामंतवाद का उदय अगर पूछा जाए आपसे तो इसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड में ही हुई। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी आपको ने अभी तक क्या जाना कि मौर्य एम्पायर के बाद बहुत से छोटे बड़े राज्य आए, उसके बाद एक सेंट्रल पावर के रूप में गुप्त साम्राज्य आया, जिसके समय में ही फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की उदय हुआ। सामंतवाद को आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई राजा अपने वफादारों को कुछ ज़मीन दे देता था जिसके वे मालिक होते थे, तो ये सामंतवाद था। अगर बात करें गुप्ता सिस्टम की, तो गुप्ता सिस्टम के इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो सब अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ था और हाई लेवल का कल्चर देखने को मिल रहा था, संस्कृत का अच्छा खासा यूज हुआ था। अगर बात करें लिविंग स्टैंडर्ड्स की, तो अपर क्लास काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, एजुकेशन हो, कला हो, साइंस हो, सब ने प्रोग्रेस किया। लेकिन जो सामंतवादी सिस्टम था इसने कुछ लोगों को, ठीक है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने बहुत सारा साहित्यिक प्रोग्रेस किया। तो गाइज यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलता है कि गुप्ता एज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुप्ता एज को बोला जाता है, यानी इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गुप्ता एज को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज। इस चीज़ में आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपके काम की चीज़ें कुछ नहीं थी, बस इतना याद रखना था कि जो गुप्ता एज था उसी समय सामंतवाद का उदय हुआ था। अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो 3 तरह के सोर्स से हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है लिटरेसी सोर्स, यानी साहित्यिक सोर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो पहला है नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन का स्मृति, यानी हमें नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति से गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे बात करें तो कामंडक या नीतिसार, जो एक पॉलिटी बुक है, उसके मतलब राजनीतिक किताब है, उसके आधार पर भी हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। इसके अन्य सोर्स की बात करें तो विशाख दत्त द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। इनके द्वारा भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि गुप्तों के स्रोत के रूप में नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति, उसके अलावा कामानंद के नीतिसार जो एक राजनीतिक पुस्तक थी। तीसरा है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखी थी। इसके अलावा बुद्ध धर्म, जैन धर्म के बहुत सारे टेक्स्ट, कालिदास के काम और चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान जो इन्होंने अपने यात्रा विवरण में जो लिखा। यानी आप कह सकते हैं कि गुप्त काल में ही चाइना का तीर्थ यात्री ट्रैवलर फाहियान आया था। तो एक ब्रीफ समरी के रूप में आपने पहले पेज में ये जाना कि गुप्ता कल्चर जो थी एक पावरफुल कल्चर थी,
इकोनॉमी, आर्ट हो, कल्चर हो, सब में उसने ग्रोथ किया था। इस कारण इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है और इसके सोर्स को भी हम लोगों ने जाना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। दूसरे सोर्स की बात करें, इफिग्राफिकल सोर्स, तो सबसे पहला सोर्स जो है जिससे हमें पता चलता है वो है महरौली का आयरन पिलर स्तंभ, जिसमें चंद्रगुप्त वन का जिक्र है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखें। इसके अलावा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी इलाहाबाद का जो अभिलेख है जो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है और उसके अचीवमेंट से, इसमें 33 लाइन लिखी गई हैं जो उनके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखी गई हैं और यह संस्कृत में नागरी लिपि में लिखी हुई है। यानी अगर एपिग्राफिकल सोर्स की बात करें तो दो चीज़ों से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, एक महरौली का आयरन पिलर और दूसरा इलाहाबाद पिलर। तो ये भी याद रखना है कि महरौली का जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, जबकि जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रस्थिति पिलर है वो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, जिसे हरिसेन ने में की कुछ लाइनें वहाँ लिखी गई हैं जो संस्कृत में है, नागरी लिपि में है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर न्यूमेस्टिक सोर्स की बात करें यानी सिक्कों की बात करें तो बहुत सारे सिक्के गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे। ये दो चीज़ों की जानकारी देते थे। एक जानकारी देते थे वैदिक रिचुअल्स के बारे में जो गुप्त परफ्यूम करते थे, और टाइटल्स के बारे में। यानी अगर न्यूमेस्टिक सोर्स की बात करें तो गुप्त जो भी टाइटल यानी उपाधि धारण करते थे और जो भी कर्मकांड करते थे उसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि सिक्कों से हमें दो चीज़ का पता चलता है, एक जो वैदिक परफॉर्मेंस होती थी, कर्मकांड होते थे, और दूसरा गुप्तों के टाइटल यानी उपाधि के बारे में। अगर बात करें गुप्ता किंग के स्टार्टिंग ओरिजिन की तो यहाँ पे बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो थर्ड रूलर था गुप्त डायनेस्टी का, जिसने कुमारी देवी यानी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और इस तरह से विवाह संबंधों के द्वारा